स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आइए आज न्यूज़पेपर को जरा रीड कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं निबंध और एथिक्स के दृष्टिकोण से, है ना। यहाँ पे देखेंगे आज डेट है 1 जून 2026, है ना। आज 1 जून। जरा देखते हैं। सकारात्मक मनोवृत्ति यानी पॉजिटिव इंटेंट रखना चाहिए। जो टेंडेंसी है आपकी इंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मनोवृत्ति एप्टीट्यूड आपका क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। इस तरह की बात करता है। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, जो पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है उसकी मनोवृत्ति से होती है ना। उसकी टेंडेंसी से होती है ना। एप्टीट्यूड से होता है। मनोवृत्ति का तात्पर्य है मनुष्य का सोच और उसके अनुरूप उसकी मनोदशा, है। उसके जिस तरह के अनुरूप फॉलो करेगा उसका डायरेक्शन किस दिशा में है। मनोदशा के निर्माण में मनुष्य की इंद्रियों का योगदान प्रमुख होता है ना। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही वह संसार का अनुभव करता है ना। और अनुभवों के आधार पर उसके सोच तथा मनोदशा का निर्माण होता है। इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि वे विवेकशील व्यक्ति के मन को भी चंचल बना सकती है ना। जबकि वह उन्हें नियंत्रित कर शांत करने का प्रयास करती है। यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है तो वह स्थिर बुद्धि और सात्विक मनोदशा वाला कहलाता है। सामान्यतः इंद्रियों विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति के से कामना उत्पन्न होती है और कामना की पूर्ति यानी सप्लाई न होने पर क्रोध को जन्म लेता है ना। क्रोध से मोह बढ़ता है और मनुष्य अपनी इच्छाओं की सप्लाई के लिए अधिक प्रयास करने लगता है। इस प्रक्रिया में उसका विवेक भ्रमित हो जाता है। परिणाम स्वरूप बुद्धि का नाश होने लगता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। इस तरह की बातें कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य का सोच और विवेक का निर्धारण उसकी इंद्रियां तथा मन पर निर्भर करता है। यदि इंद्रियां नियंत्रित है तो मन स्थिर है और शांत रहेगा, अन्यथा मन अस्थिर होकर व्यक्ति की प्रगति को प्रभावित करेगा। इसलिए मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मन पर नियंत्रण के लिए महर्षि पतंजलि ने नियम नामक योग पद्धति का है प्रतिपादन किया। इसके माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित कर मनुष्य अपनी सोच को पवित्र बना सकता है। इससे मन स्थिर होता है, स्टेबल होगा आपका, और इसकी जो मनोवृत्ति है, जो एप्टीट्यूड है ना, वो सकारात्मक दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलप होगी, है ना। इस प्रकार मनुष्य अपने सोच और परिष्कृत कर अपनी मनोवृत्ति और उसको श्रेष्ठ बना सकता है। जरा देखते हैं आज की। तो अगर हम आज बात करें तो आरसीबी वर्सेस जीटी का जो मैच था, आज यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित सवाल पूछा जाए। जीटी का मैच था, आरसीबी वर्सेस जीटी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच था। ये आईपीएल का 19वां संस्करण है। ये आपको याद रखना है। और किसके बीच में हुआ है? आरसीबी और जीटी के बीच में। वह स्पोर्ट्स की दृष्टि से जो पीसीएस है, स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं, उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा रन कौन बनाए, कौन सी टीम फाइनल में थी। इस तरह के सवाल पूछे जाए और ये कहाँ पे हुआ था, इस तरह से संबंधित कोई स्पोर्ट में रुचि है वो देख सकते हैं। अगर हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट खबरों की बात करें, जो एक पर्पल कैप होता है, ऑरेंज कैप, वो 776 रन के साथ शायद यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी को मिला है। अगर सेकंड रैंक पर फर्स्ट के बाद सेकंड रैंक की बात करें तो शुभमन गिल है 732 और थर्ड नंबर पे है साई सुदर्शन। हाँ, जीटी के ही खिलाड़ी हैं। अगर यहाँ पे पर्पल कैप की अगर हम बात करें गेंदबाजी में जो दिया जाता है सबसे सर्वश्रेष्ठ, उसमें है कगिसो रबाडा, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार है आरसीबी की टीम के। उसके बाद जोफ्रा आर्चर जो कि राजस्थान रॉयल्स। विराट कोहली की आतिशी पारी ने आरसीबी को खिताबी जीत की पटकथा की। उस जगह 5वां अर्धशतक था उसका, है ना। अगर हम ट्रॉफी की अगर हम बात करें कौन सी टीमें कितनी बार जीती है, तो यहाँ पर देखिए सीएसके की टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स जिसको बोलते हैं, 2010, 2011, 2018, 2021, 2023, यानी 5 बार के चैंपियन है चेन्नई सुपर किंग्स। उसकी बात करें मुंबई इंडियंस की यहाँ बात करें तो ये भी 5 बार है, 2013, 2015, है ना, 2017, 2019 और 2020 का भी विनर वही है।
उसके बाद KKR की अगर हम बात करें सेकंड पर, तो ये 3 बार जीते हैं 2012, 2014 और 2024 में। और RCB की बात करें तो लगातार है कंटिन्यू 2025 और 2026 में भी जीता है। गुजरात टाइटंस एक बार जीते हैं 2022 और हैदराबाद 2016 में, और डेक्कन चार्जर्स एक बार 2019 में, और राजस्थान रॉयल्स 2008 में जब IPL की शुरुआत हुई थी उस समय जीता है। ये सारी टीमें हैं। 22 क्या पूछता, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के साथ विराट कोहली ने इस मामले में रोहित शर्मा 21 और महेंद्र सिंह धोनी 21 के पीछे छोड़ दिया। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की बात, उसको मिला है विराट कोहली को 22 अवार्ड, 22 उसके बाद रोहित शर्मा CSK के, नहीं मुंबई इंडियंस को CSK को महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। आइए जरा कुछ खबर इसमें है, देखते हैं कि कैसे समझ अभी देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये कुछ खास इसमें है नहीं। अगर ये रनों की बात करें तो विराट कोहली जो है 75 रन बनाया था। 155 रन पे गुजरात टाइटंस बैटिंग करते हुए ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें 161 पे, अगर 5 18 ओवर में ही उन्होंने ये जीत हासिल कर ली अपने नाम पर, और 8 विकेट गया था गुजरात टाइटंस की 20 ओवर में। अगर हम बात करें ऑल आउट मिलते हैं नेक्स्ट वीक, देखिए यहाँ पर भी वही बात है। बादशाह RCB का जलवा वैभव का सूर्यवंशी की बात करें तो ये ऑरेंज कप की 5, इसमें 5 पुरस्कार इसको मिले हैं। 776 रन मारा, सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारे हैं। सूर्यवंशी की बात करें तो 776 रन बनाया है, उसकी लिस्ट बना दिया जाए। उसके बाद रन बनाया है, इमर्जिंग प्लेयर उसको मिलाया गया है, और स्ट्राइक रन रेट में भी इसके सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रन रेट शायद 136 की वजह से। उसके बाद सबसे ज़्यादा छक्के भी इसी के नाम पे हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभी इसको घोषित किया गया है। अगर यहाँ पे देखें ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को मिला है, पर्पल कैप विजेता 29 विकेट के साथ किशोर रबाडा को सर्वाधिक छक्के 72 छक्के मारे। कितने छक्के मारे? 72 छक्के मारे वैभव सूर्यवंशी ने। उसके बाद सर्वाधिक ओवर चौके की बात करें 75 चौके किसने मारे? 75 चौके की अगर हम बात करें साई सुदर्शन, है ना। तो आप देखिए विजेताओं टीम को यहाँ पर कितने इनाम दिए गए हैं, बात करें RCB को मिले हैं 20 करोड़। RCB की अगर हम बात करें तो उसको मिला है 20 करोड़, है ना। यहाँ पे देखिए आप, और गुजरात टाइटंस को कितना मिला है? 13 करोड़ मिले हैं, है ना। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स को 7 करोड़, जो कि एलिमिनेटर वाले मुकाबले में था, और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं 6.5 करोड़ के साथ यहाँ पर उसको मिला है। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो इस फाइनल इनिंग में 75 रनों की पारी खेली है, देखिए है ना। 42 ओवर में 3 छक्के 9 चौके के साथ, है। क्रिकेट की दुनिया का राजा एक ही है, क्यों कहा जाता है? आप उसके परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस है। देखिए आज बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, है ना। मन की बात संस्करण में आया, कभी तो बातचीत करते नहीं है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद की विस्तार से इसमें पढ़ेंगे, रीड करके देखते हैं। मन की बात 134वें संस्करण में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय खेलों का भविष्य उज्ज्वल है। राष्ट्रीय खेलों में 4 रिकॉर्ड बनाना नए और आकांक्षी भारत की कृति। मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने ने आत्मविश्वासी और आकांक्षा भारत का प्रतीक बताया। उन्होंने खिलाड़ियों की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि देश के युवा अब सिर्फ भागीदारी तक सीमित नहीं बल्कि एक दूसरे के रिकॉर्ड तोड़कर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यह भारतीय खेलों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। अपनी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 134वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 4 अलग-अलग स्पर्धाओं में कंपटीशन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। गुरविंदर सिंह, विशाल टीके, तेजवानिया करते इस खिलाड़ियों की बात यहाँ पर की गई है। उस तरह से खेलों से संबंधित मन की बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, है ना। गंगा नदी डॉल्फिन का भी बातें में जिक्र किया गया है। गर्मी में सावधानी बरतने की भी अपील की गई है ना। गंगा से जरा बात करते हैं, ये जिस तरह की दृष्टि से अगर आप देखिए जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जो विशेष की परीक्षा देना चाहते हैं, रेपो रेट बरकरार रख सकती है यार भाई, इस तरह की बात की है। जरा ये देखते क्या है रेपो रेट। असल में रेपो रेट होता क्या है आपको जानना जरूरी है ना। आरबीआई बैंक आरबीआई से जिस, है ना, शॉर्ट टर्म में जो ऋण लेती है जिस रेट पे, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेपो रेट।
विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई इस सप्ताह होने वाली अपनी मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है रेपो रेट को 5.2% पर बरकरार रखेगी। इसके अलावा पश्चिम एशिया वेस्ट संकट में जो वेस्ट क्राइसिस है पश्चिमी एशिया में दूसरे के चलते उत्तर के बीच महंगाई इन्फ्लेशन में वृद्धि की आने वाली संभावित मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए सावधानी बनाएगा। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि बढ़ती ऊर्जा कीमतें जो एनर्जी की जो कीमतें हैं वह सप्लाई का जो चैन है लगातार दिक्कतों और रुपयों में गिरावट जैसी चुनौतियों की वजह से आरबीआई 3 से 5 जून तक होने वाली अपनी बैठक में महंगाई का अनुमान बढ़ा सकती है। जीडीपी वृद्धि का अनुमान कम कर सकता है। तीनों दिनों के विमर्श के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली 6 सदस्य वाली एमपी 5 जून को अपनी फैसला सुनाएगी। अप्रैल में हुई बैठक में भी आरबीआई ने रेपो रेट में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया था। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में इस बात की उम्मीद जताई गई है कि आरबीआई उतार चढ़ाव में बड़े माहौल में रिपोर्ट रेपो रेट में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेगा। एसबीआई का मानना है कि वित्त वर्ष 2027 में जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहेगी, लेकिन भू-राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स और अनिश्चितताओं को देखते हुए भविष्य में इसमें बदलाव हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री सुबन सन्नीवाल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो जीएस थ्री की दृष्टि से अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आरबीआई के गवर्नर मनीष मल्होत्रा जी हैं, तो यहाँ पे होता है रेपो रेट। आपका काम है इसके बारे में जरा इन्फॉर्मेशन लेना है। उसके रिवर्स रेपो रेट होता है, आरआर रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद होता है मार्जिनल एमएसएफ रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज होता है। एक वर्ड होता है कोलेट्रल होता है। उसके बाद होता है एसएलआर होता है ना? उसके बाद होता है सीआरआर होता है। तो ये न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप रीड करेंगे, जब तक आपको अनुभव होगा कि किस तरह से है ना वास्तविक जीवन में जो रियल लाइफ में किस तरह से है ना बातें इकोनॉमिक की दृष्टिकोण से कुछ नहीं है। या रेपो रेट बढ़ाएगा या कम करेगा तो इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या हमारी इकोनॉमी में किस तरह के है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो किस तरह की इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से आप सोचेंगे जब आप न्यूज़पेपर को रीड करेंगे एक अधिकारी बनने के लिए। निजता से अधिकार जो राइट टू प्राइवेसी है महत्वपूर्ण। बच्चे को पिता के बारे में जानने का अधिकार देगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है क्या कहता है कि निजता बनाम पहचान के अधिकार यानी राइट प्राइवेसी बनाम आइडेंटिफिकेशन राइट्स की पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हालांकि फंडामेंटल राइट से यहाँ पर भी किसी सवाल में पूछे गए हैं कई बार कि इस तरह से दिए गए हैं ये फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी इस तरह से सवाल बना के पूछते हैं। राइट टू प्राइवेसी अगर हम बात करें तो आपको बताना है निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं ना। महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने माना है कि बच्चे को अपने पिता के बारे में जानने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को निजता के अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट टू प्राइवेसी है, इससे भी ज़्यादा अधिकार है उसके बच्चे को जानना, आइडेंटिटी को जानना। निजता की तुलना में पिता के बारे में जानने के बच्चे के अधिकार को ऊपर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने वाले आदेश दिया है। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने डीएनए टेस्ट कराने से इनकार कर रहे व्यक्ति को अपील खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने डीएनए टेस्ट के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। संबंधित दीवानी अदालत के निर्देश दिया है कि वह डीएनए टेस्ट के लिए तारीख तय करे और उसका जो परिणाम आए उसके हिसाब से आगे ही कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के बारे में पूर्व के विभिन्न फैसलों को खंडन किया है। कहा कि इसमें मामले में अपीलकर्ता राजीव नाम बतौर प्रवीण नाम बदला कि मां के परिपक्व रिश्ता जनवरी 1999 में हुआ था। इस तरह से प्रवीण का जन्म सितंबर 1999 में हुआ। राजीव ने लगातार पिता होने से इनकार किया है, लेकिन और कोई ऐसा सबूत नहीं है जो पक्का जवाब दे सके। किसी भी पक्ष ने यह दावा नहीं किया कि प्रवीण की मां का कभी किसी और के साथ कोई करीबी रिश्ता रहा हो। प्रवीण द्वारा दाखिल दीवानी मुकदमा इस मुकदमे के लिए और इसलिए पितृत्व जो क्रिटिकल सोसाइटी की जो बात हम करते हैं यहाँ से रिलेटेड करके इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखते हैं विश्व कप में कप्तानी के उम्र पर भारी अनुभव, तो ये अनुभव के दृष्टिकोण से यहाँ पे कुछ खास चीज़ें है नहीं है। जरा देखते हैं इस विश्व कप के सबसे ज़्यादा उम्रदराज कप्तान होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि 18 वर्ष की आयु में पुर्तगाल टीम में ये पदार्पण किया था, डेब्यू किया था। ये अभी 41 वर्ष के हो जाएंगे जब आगामी वर्ष फीफा वर्ल्ड कप होगी, विश्व कप होने वाला है। आप कभी इसमें बचा नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो लूका मॉड्रिच 40 वर्ष के होंगे और लियोनेल मेसी 38 वर्ष के होंगे। अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं ये। अगर आपको बात की जाए अर्जेंटीना
ये वाला पुर्तगाल स्टेटस टू कर पुर्तगाल पर यहाँ पे पुर्तगाल के ऊपर मिनिस्ट्री पुर्तगाल भारत के अंतरिक्ष अभियानों में स्पेस के अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण समय शुभांशु शुक्ला जी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का कहना है कि भारत के अंतरिक्ष अभियानों के लिए यह महत्वपूर्ण समय है। गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षण में या ट्रेनिंग में वायुसेना के पायलट के रूप में मिले अनुभवों का लाभ उठा रहे हैं। जो भी नया विमान आए उसे उड़ाकर ये साबित करना होता है कि उसकी परिचालन सीमाएं सुरक्षित है। अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी कर रहे शुभांशु ने इसरो की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान को एक और प्रोटोटाइप मिशन बनाया है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने एक साक्षात्कार में कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष बिरादरी विशेष रूप से इसरो के प्रति बहुत सम्मान है। मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन और का भरना एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। यह हमारे अब तक के सबसे भविष्य के लिए कार्यों में बिल्कुल अलग है। तो इस तरह की बातें कर रही है। स्पेस के सेक्टर में किस तरह के है अपॉर्चुनिटी है, उस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आईआर की दृष्टि से देखो, इंटरनेशनल रिलेशन तो वेस्ट एशिया के जो संकट है, आइए उस पर बात करते हैं क्या दिया गया। ईरान के लिए ट्रंप की शर्त होंगी और सख्त मसौदा है तेहरान हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने किया दावा, हफ्ते भर तक लग सकते हैं ईरान से समझौते में। क्या देखते हैं क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित शांति समझौते के मसौदे में कुछ बदलाव सुझाए हैं और संशोधित अमेंडिंग प्रस्ताव तेहरान को भेज दिया है। नए प्रस्ताव में पहले की तुलना में अधिक कड़ी शर्तें शामिल की गई हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बहुत अच्छा समझौता होने के करीब है। अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस ने दावा किया है, यदि वार्ता में कोई बड़ा गतिरोध नहीं आया तो एक सप्ताह के भीतर समझौते के अंतिम रूप दिया जा सकता है। दूसरी ओर ईरान के प्रमुख वार्ताकार और हाल ही में 7वीं बार संसद अध्यक्ष चुने गए मोहम्मद बाकर गलीफाफ ने स्पष्ट किया है कि तेहरान की विरोधी पक्ष के वादों का भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब तक बातचीत के ठोस नतीजे सामने नहीं आते, ईरान अपनी ओर से कोई नई प्रतिबद्धता नहीं देगा। इस बीच आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने रविवार को एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम बहुत अच्छे समझौते के करीब हैं। अगर हमारी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं होती तो हम दूसरे तरीके से आगे बढ़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान का यह दावा करता रहा है कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वह भविष्य में ऐसे हथियार न बनाए और न ही विदेश से खरीदे। एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप की ओर से भेजा गया संशोधित और अधिक सख्त प्रस्ताव ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि वह पहले से भेजे गए समझौते ढांचे के जल्द ही स्वीकार करेगा, है ना। इस तरह की बात की गई है। तो जब उसके परिणाम निकलेंगे आएंगे जब देखा रहेगा, देखेंगे उसमें क्या होता है। इधर यहाँ पे देखते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में कुछ अपडेट्स दिए गए हैं। नेपाली पीएम का बड़ा बयान, हमने भी कब्जाई भारत की जमीन, छिरा विवाद जारी। देखते हैं नेपाल और भारत के बीच की सदियों पुरानी रोटी बेटी का रिश्ता एक बार फिर सीमा विवाद की तपिश में झुलस रहा है। संसद के चालू सत्र में नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने दोनों देशों की कूटनीतिक, डिप्लोमेसी और गलियारे से लेकर कॉरिडोर से लेकर काठमांडू की सड़कों तक एक नया सियासी भूचाल ला दिया है। संसद में अपनी पहली उपस्थिति के दौरान शाह ने स्वीकार किया कि काला पानी, लिपुलेख और बेदुरा को लेकर दोनों देशों में पुराना विवाद है, लेकिन उन्होंने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा, केवल भारत ने ही नेपाल का जमीनी प्राधिकरण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि भारत के साथ सीमा विवाद वार्ता और राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से हल किया जाएगा। पीएम शाह के मुताबिक उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद ही इस तथ्य का पता चला है। उन्होंने अब इस उलझे हुए मुद्दे को सुलझाने के लिए इतिहासकारों और सर्वेक्षकों और विशेषज्ञों की मदद से द्विपक्षीय बायलैटरल बातचीत की वकालत की है। इतना ही नहीं, चूंकि ये विवाद ब्रिटिश काल से जुड़ा है और चीन की सीमा के करीब है, इसलिए नेपाल ने इस मामले में भारत के अलावा चीन और ब्रिटेन के साथ राजनयिक चर्चा की है और 4 देशीय बातचीत का रुख अपनाया। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद नेपाल में इंटरनेट, मीडिया पर उनकी तीखी आलोचना की हो रही है। देश के वरिष्ठ विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों ने उनके इस दावे पर पूरी तरह खारिज कर दिया है। पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने कहा, नेपाल द्वारा भारत की भूमि पर अतिक्रमण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पता नहीं प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर विषय पर किस संदर्भ में बात की। नेपाली कांग्रेस की सांसद बसना थापा और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के रमेश
मल्ला ने शाह के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि प्रधानमंत्री को ये तो अपने दावे का समर्थन करने के लिए सबूत देना चाहिए कि नेपाल ने भारतीय क्षेत्र पर प्रतिबंध किया है या इस बयान को वापस लेना चाहिए। तो विदेश मंत्री प्रदीप गावली ने ये भी शाह से माफी मांगने की मांग की है। भारत और नेपाल के पूर्व राष्ट्रदूत दिगंबर आचार्य और सीमा श्रेष्ठ का कहना है कि दोनों देशों के बीच गैर सीमा स्तंभों के कारण सीमावर्ती इलाकों के किसान ऊर्जा में एक दूसरे की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की बात की है तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इस तरह से सीमा विवादों को लेकर आपको मैपिंग के दृष्टिकोण से यहाँ पे देखना सवाल बन सकते हैं, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। आगे ज़रा देखते हैं जनसांख्यिकी जो डेमोग्राफिक बदलाव है, चेंजेस है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह का खतरा है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। ज़रा रीड करके देखते हैं। तो रीड कीजिएगा तो आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा है ना, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो रीड करके देखते हैं जिसके ऊपर भी किए गए चीज़ें अनुभव इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण देखिए जरा देखते हैं यहाँ पे। भारत में जनसांख्यिकी परिवर्तन केवल एक सामाजिक आर्थिक आवश्यकता नहीं तो कोई बात नहीं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन, घुसपैठ, बांग्लादेश से हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से होने वाली घुसपैठ के कारण असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी का संतुलन बिगड़ गया। अनुमान है कि वर्तमान में देश में घुसपैठियों की संख्या करीब 10 करोड़ है। सुरक्षा पर असर, स्थानीय आबादी और प्रवासियों के बीच माइग्रेंट के बीच संसाधनों को लेकर टकराव बढ़ता है। इसके अलावा सीमा पार आने वाले तत्वों का इस्तेमाल असामाजिक और राष्ट्रवादी गतिविधियों जैसे तस्करी, जासूसों के लिए काम किए जाने का खतरा रहता है। क्षेत्रीय और भाषाई टकराव, देश के भीतर है ना राजनीतिक प्रभाव होते हैं। क्षेत्र तमिलनाडु की वहाँ पे बात किया जा रहा है यहाँ पे। नुकसान में बदल सकता है जनसंख्या के लाभांश। जरा ये देखते हैं क्या है। भारत के पास वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा युवा कार्यबल है, लेकिन ये सुरक्षा के लिए एक दुधारी तलवार जैसा है ना? बदलती आबादी का अनुपात के बारे में, रेशियो के बारे में कहता है और दबाव के बारे में भी बात करता है। तो इस तरह से अगर कभी भी आर्टिकल आए, डिविडेंड जैसे सवाल बार-बार पूछे गए हैं, जो जनसांख्यिक लिमिटेशन कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन है ना, परिसीमन आयोग है, वहाँ से भी यूपीएससी बार-बार सवाल पूछे गए हैं। तो इसको ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से जो एरिया में जिस तरह के माइग्रेशन की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर भी इसको सवाल करके आप मैप के थ्रू देखिए, उस एरिया को आइडेंटिफिकेशन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आतंकवाद की परीक्षा में वेस्टेज के संकट की बात यहाँ पे की गई है ना। तो इस आर्टिकल को आप रीड करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।